नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय भीमपुर दोराहे पर वीरांगना अवंतीबाई के प्रांगण में हूं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अमरपाल लोधी जी, IRS हैं और अभी कमिश्नर के पद पर भी पहुंचे हैं सर। और लगातार लोधी समाज में शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जगह जगह पर जाते हैं। सर मैं सवाल ये पूछूंगा, मैं एक लोधी समाज में एक चीज़ देखता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक चेतना अभी उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी हो जानी चाहिए थी। आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं सर? धन्यवाद कृष्णा राजपूत जी। सबसे पहले तो मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है 20 मार्च को, अगले माह। और भारत का जो स्वाधीनता संग्राम था 1857, जिसे हम लोग प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, उस संग्राम में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मैं आप सभी लोगों से और जो लोग आपके इस चैनल को देखते हैं उन सभी लोगों को ये अपील करूंगा कि देश की स्वाधीनता की प्रथम नायिका का जो बलिदान दिवस है उसके बड़ो हर्षोल्लास, गौरव और स्वाभिमान के साथ सभी लोग मनाएं। और साथ ही साथ वीरांगना का जो इतिहास है वो जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। जहां तक समाज के विषय में जो आपने बात कही है कि समाज में राजनीतिक शैक्षिक चेतना का अभाव है, ये बात सही है। और उसके पीछे जो मूल वजह हमारा कृषि प्रधान जो समाज है ये रहा है। खेती बाड़ी करने वाले लोग अक्सर सुबह उठते हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। तो दुनिया में जो हलचल होती है, किसी दूसरे देश में क्या हो रहा है, बड़े शहरों में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, न्यायपालिका में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। एक बड़ा कारण अशिक्षा रहा है कि हमारे जो पुरानी पीढ़ी के लोग रहे हैं वो शिक्षा को उतना महत्व नहीं दे पाए। इस कारण से भी वो दुनिया को नहीं जान पाए और उसके कारण राजनीतिक चेतना हो, शैक्षिक चेतना हो, आर्थिक चेतना हो, सामाजिक चेतना हो, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी। लेकिन इंटरनेट के आने से और सोशल मीडिया के आने से और नए युवाओं का बड़े शहरों की ओर जाना, नोएडा, दिल्ली, उससे उन्हें चीज़ें पता चली हैं। तो अब जो वर्तमान पीढ़ी है, खास करके युवा पीढ़ी, ये चीज़ों को बेहतर तरीके से समझती है, संवाद करती है और आज उनके पास अभिव्यक्ति के साधन हैं। आज आप बिना मुख्य धारा की मीडिया के भी अपने समाज के लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की है और वो जागरूकता में हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। अभी आपने देखा होगा कि आपके इसी क्षेत्र से हमारे समाज के एक बच्चे का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से थोड़ा दूर गांव है हरिद्वारपुर, वहाँ से 3 लोगों का जुडिशल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, जज बने हैं। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार कम से कम 10 से 15 बच्चे हैं जो डिवाइस क्षेत्र के दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्री एग्ज़ाम पास किया है, मुख्य परीक्षा दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कि IIT हो, मेडिकल हो, IAS हो, जुडिशल सर्विसेज हो, वहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ में आप देख सकते हैं धीरज राजपूत जी हैं जो अनूप सर के पास उनका विद्यालय, इनकी बेटी ने खुद इस बार IAS का इंटरव्यू दिया है। तो ये अच्छा संकेत है, धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ेगी। सर हमारे जो महापुरुष रहे ब्रह्मानंद लोधी जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया और शिक्षा की एक मूर्ति के रूप में स्थापित हुए, परंतु हमारा समाज शिक्षा की न मुड़कर अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ मुड़ता जा रहा है और आप भी इस विषय पर तीखा प्रहार करते हैं। बावजूद इसके जो आपके अनुयायी हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, उनमें कुछ चेतना है, लेकिन अभी उतनी चेतना जागृत नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। उस ओर आपका क्या विचार है सर? इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा व्यापक दृष्टि से समझें तो इतिहास में कॉन्सेप्ट होता है परंपरावाद और प्रगतिवाद। परंपरावाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जो पुरानी चली मान्यता को बनाए रखना चाहती है। प्रगतिवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो उसमें बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। परंपरावादी हमेशा यथास्थिति बना के रखना चाहते हैं और अगर वो यथास्थिति उनके मनमाफिक है, उनका सामाजिक सम्मान है, उनका आर्थिक लाभ है, उनका राजनीतिक लाभ है, तो हमेशा चाहेंगे कि व्यवस्था में बदलाव ना हो। लेकिन जो लोग वंचित हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उनके अंदर प्रगतिशील धारणा जन्म लेती है और वो छटपटाते हैं अपना विकास करने के लिए, अपने हक अधिकार प्राप्त करने के लिए। और ये संघर्ष हमेशा सभ्यताओं में रहा है। अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ें, मध्यकालीन इतिहास पढ़ें या वर्तमान दौर को देखें या यूरोपियन हिस्ट्री को हम पढ़ें, तो ये संघर्ष हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे लिए अच्छे और सकारात्मक बिंदु ये हैं कि नई जनरेशन ने इन परिवर्तनों को स्वीकार करना शुरू किया है। और जैसे कोई रूढ़ी है, कोई परंपरा है, खास करके अंधविश्वास पाखंडों को लेकर के हजारों सालों की है, और जो प्रगतिशील जो हमारी परंपरा है जो अभी शुरू हुई है, जिसको 20 साल 30 साल 50 साल हुए हैं,
तो 50 साल के लोगों को 1000 साल की परंपरा से लड़ना है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरा विश्व का इतिहास परिवर्तनों से, क्रांतियों से भरा हुआ है। हर युग में, हर देश काल में बड़े बदलाव, बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जो क्रांति हमारे समाज में 10-15 साल पहले जिसने जन्म लिया है, ये निकट भविष्य में मूर्त रूप लेगी और एक बहुत बड़ा बदलाव अगले आने वाले 20-25 सालों में हमारे समाज में दिखाई देगा। सर, एक आखिरी सवाल, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो अगर एक ब्राह्मण समाज की बात करें तो उस वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, काफ़ी विकसित हुआ। फिर आप बात करते हैं अगर हम एक ऐसी समाज की तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए जो फॉरेन से रिटर्न थे। और बात करें अगर हम अपने समाज की तो हम सही से ब्रह्मानंद जी को भी नहीं जान पाए, या हमारे वो एक इंजन, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना था कि किसी भी समाज को या किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे इंजन की आवश्यकता है। तो क्या आप देखते हैं कि एक अच्छा इंजन आगे लेके जा सकता है इस लोधी समाज को, अगर मिल जाए तो हमें? देखिए, केवल इंजन की आवश्यकता नहीं है, इंजन तो चाहिए चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का समान महत्व है। चाहे वो सबसे बड़े पद पर हो, चाहे सबसे छोटे पद पर हो, चाहे बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब हो। ऐसे में समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सामूहिक है। हमारा 1-2 इंजन से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज में हमें हजारों डिब्बे शौचालय चाहिए जो खुद से चलें। तो ऐसे अगर हजारों युवा जो हैं हमारे अगर तैयार हो गए, जिनके अंदर राजनीतिक चेतना हो, जिनके अंदर संवैधानिक सोच हो, जिनके अंदर आधुनिक न्याय व्यवस्था और प्रणाली को समझने की क्षमता हो, जो वैज्ञानिक और तार्किक हो, अगर ऐसे हजारों युवा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज करोड़ों में है और करोड़ों लोगों को 1-2 लोग नहीं आगे बढ़ा सकते, उसके लिए हमें हजारों लाखों लोग चाहिए जो उस मानसिकता के हों। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग भी ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। और निश्चित रूप से एक इंजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपका जो दर्शन है वो दर्शन स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस विजन पर, किस दृष्टिकोण पर काम करेंगे। और उसके लिए आपका हायर लेवल का थिंक टैंक बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। और वो चीज़ें निकल के समाज में आ रही हैं और उसको हमारी जो नई पीढ़ी है उसने समझना भी शुरू कर दिया है। आज आप अगर अपने समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान या न्याय से जुड़ी कोई पोस्ट डालेंगे तो उस पर लोग रिएक्ट करते हैं, उसको सराहते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे इस क्षेत्र से, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति आज तक IAS नहीं बना। हमारे इस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति आज तक PCS भी नहीं बना, जबकि ये पूरे भारत में लोधी समाज का सबसे बाहुल्य क्षेत्र है। इससे ज़्यादा लोग कहीं नहीं रहते। लेकिन वही अगर हम सकारात्मक देखें तो हमारे धीरज राजपूत जी की जो बिटिया है उसने IAS का इंटरव्यू दिया है। तो मतलब आने वाले समय में जो चीज़ें नहीं हुई हैं 75 सालों में वो होंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी तैयारी करने वाले बच्चों को, हमारे समाज की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि वो तार्किक बने, वैज्ञानिक बने और व्यवस्था में जहां उनको लगे वहां पहुंचने का प्रयास करें। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो मीडिया हो, जहां उनको मौका मिले वहां उनको पहुंचने का, जाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे अभिभावक हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भेजें। अगर हमारे दादे परदादे गरीबी में मर गए, या हमारे पुरखे केवल मेहनत मजदूरी करते रह गए, या हमारे पुरखे केवल अनपढ़ या कम पढ़े लिखे रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्तमान पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी भी वैसी ही रहेगी। अगर गलतियां हमसे अतीत में हुई हैं तो अब समय आ गया कि हम उनको सुधार लें। जैसे सर, एक जागरूक व्यक्ति की जो सोए हुए समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए? एक आखिरी संदेश। देखिए, भारत का संविधान हम सभी को नागरिक के रूप में वर्णित करता है। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। और प्रत्येक नागरिक को संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में गरिमामयी जीवन का अधिकार है, डिग्निटी ऑफ लाइफ। मेरा ये मानना है कि एक ये शब्द अगर हमारा समाज समझ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन गरिमामय होना चाहिए और ऐसे ही हम बच्चों को बनाएं, तो मुझे लगता है सब कुछ हासिल हो जाएगा। गरिमामय जीवन का मतलब होता है जब आप निकलें तो लोग आपका सम्मान करें। कब करेंगे? जब पढ़े लिखे होंगे। कब करेंगे? जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। कब करेंगे? जब आप अच्छे बोलने वाले या अच्छे दिखते हों, अच्छे कपड़े पहनते हों। तो ये डिग्निटी ऑफ लाइफ है, ये एक शब्द पूरे के पूरे समाज को बदल सकता है अगर हमने इसको समझ लिया। ये आपको राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह आपको पहुंचा सकता है।
थैंक यू सर। ये हमारे साथ में थे अमरपाल लोधी जी, जो यहाँ पर आए हैं और लगातार क्षेत्र के लिए एक शिक्षा के, एक पूरे लोधी समाज के लिए शिक्षा की अलग जगाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए लगातार हमारे बीच में जुड़े रहते हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कैमरामैन रोहित के साथ।